तो आज का जो हमारा सेशन है वो ये जो बेसिक बैच था। बेसिक चार पांच हमारे जो हमने डिसाइड किया है कि हर हफ्ते हम एक लाइव बैच बेसिक सेशंस का कंप्लीट करेंगे। तो इस वीक का आज लास्ट सेशन है। इस बैच के अंदर जो बेसिक नॉलेज है वो हमने सीखा है। और उसमें हमने स्टार्ट लिया था कि जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक टेक्निकल नॉलेज फॉरेक्स ट्रेडिंग का, यानी ये ऐसा टेक्निकल नॉलेज हमने सीखा है जिसको हम अपने चार्ट के ऊपर यूज करके अप्लाई करके बाय और सेल की ट्रेड इस नॉलेज के मुताबिक कहाँ से मिल सकती है हमें, और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए इसी नॉलेज के मुताबिक, और कहाँ पे हमारी टीपी होनी चाहिए, टेक प्रॉफिट होना चाहिए, और कौन सी जगह ऐसी होती हैं इस नॉलेज के मुताबिक, बेसिक नॉलेज के मुताबिक, जो हमें बताता है कि कौन सी ऐसी जगह हैं चार्ट पे जहां से हमने ट्रेड में इंटर नहीं होना, चाहे वो बाय की ट्रेड है चाहे वो सेल की ट्रेड है। तो बेसिक टेक्निकल नॉलेज में अभी तक जो हमने सीखा है पिछले चार सेशंस में, आज फिफ्थ सेशन है, वो हमने सीखा है कि बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं कैंडल के, बॉडी पार्ट्स ऑफ कैंडल्स। और उसके बाद हमने सीखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, और उसके जो लेवल्स होते हैं, मजबूत लेवल, ठीक है, उनको हम चार्ट के ऊपर ड्रा करके वहां से बाइंग और सेलिंग किस तरीके से ले सकते हैं, बाय की ट्रेड और सेल की ट्रेड, ठीक है, किस तरीके से लेंगे विद स्टॉप लॉस एंड टीपी। ठीक है, ये हम सीख चुके हुए हैं। तो आज के जो टॉपिक है हमारा आखिरी, इसमें हम तीन चीजों को कवर करेंगे। पहली चीज हमारी जो होगी वो होगी कि फंडामेंटल न्यूज क्या होती है, फंडामेंटल नॉलेज कौन सा होता है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो फॉरेक्स का नॉलेज है वो दो तरह का होता है। एक जिसे हम टेक्निकल नॉलेज कहते हैं, टेक्निकल नॉलेज वो होता है जिसको आप अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकें, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स, ये टेक्निकल नॉलेज है। ठीक है, और एक नॉलेज वो होता है जिसको हम चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन उसका हमें पता होना जरूरी होता है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल नॉलेज, फंडामेंटल्स। ठीक है, यानी न्यूज का नॉलेज। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। एक तो टॉपिक ये है आज का हमारा, और दूसरा जो है उसके बाद हम लेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट। और तीसरे नंबर पे हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा कि ट्रेड मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, ये आज के हमारे तीन टॉपिक्स हैं जी। तो बढ़ते हैं जी आगे, कि सबसे पहले तो फंडामेंटल यानी न्यूज कितनी तरह की होती हैं, हम कहाँ पे देखेंगे, और ये वाला जो नॉलेज है, जो टेक्निकल नॉलेज है, न्यूज के टाइम पे हमें कैसे सपोर्ट करेगा, ठीक है, और हमारी मदद कैसे करेगा ट्रेड लेने के लिए या ट्रेड ना लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो न्यूज होती है फॉरेक्स में वो दो तरह की होती हैं। जो न्यूज है वो दो तरह की होती है। पहली, जो पहले से तयशुदा न्यूज होती है, ठीक है, यानी प्री स्केजुअल्ड न्यूज, इसको आप कह लें पहले से तयशुदा, जो पहले से पता होता है हर बंदे को, म, कई हफ्ते पहले से, कई महीने पहले से, या एक महीना पहले से आपको पता होगा कि कौन सी करेंसी के हवाले से कौन सी न्यूज आने वाली है। अपने मखसूस टाइम के ऊपर मखसूस दिन में वो न्यूज आती है, हर किसी को पहले से पता होता है। सारी दुनिया, सारे फॉरेक्स ट्रेडर सिर्फ
उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। रिजल्ट अनाउंस होता है एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम के ऊपर। ठीक है जी, ये तो होगी पहले से तयशुदा खबरें। दूसरी न्यूज वो होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो सडन होती हैं। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ऑनलाइन सेशन में हूं, मैं फ्री होके कॉल करूं आपको? मैं कॉल करता हूं जी, ओके। तो एक न्यूज वो होती है दूसरी जो पहले से तयशुदा नहीं होती, वो सडन होती है। सडन, अचानक आती है। ठीक है, पहले से किसी को पता नहीं होता। तो याद रखिएगा कि फंडामेंटल्स में ये दो चीजें होती हैं। न्यूज को फॉरेक्स में फंडामेंटल्स कहते हैं ना, फंडामेंटल्स को न्यूज ही कहते हैं। फंडामेंटल्स, तो दो तरह के फंडामेंटल्स होते हैं। एक जो पहले से तयशुदा, और दूसरे वो जो सडन आते हैं, अचानक आते हैं। ठीक है, सरप्राइज, सडन सरप्राइजेस। तो जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल न्यूज। नॉर्मल न्यूज। ठीक है, जो सडन आती हैं ये हमेशा मेजर न्यूज होती हैं। मेजर, इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, मेजर इम्पैक्ट वाली। मेजर फंडामेंटल्स कह लें, बड़ी खबरें। ठीक है, इसमें बड़ी खबरें कौन सी होती हैं जो सडन आती हैं? जैसे मिसाल के तौर पे एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक है, ये सडन इम्पैक्ट की न्यूज है। एकदम से दुनिया के मीडिया के ऊपर आएगी, डिजिटल मीडिया के ऊपर। ठीक है, तो एकदम से जो फॉरेक्स ट्रेडर होगा वो अपना डिसीजन लेगा कि इस अटैक की वजह से, या इस कंफ्लिक्ट जो अभी ताजा ताजा स्टार्ट हुआ है दुनिया में, इसकी वजह से कौन कौन से मुल्कों की करेंसियां नीचे जा सकती हैं और कौन कौन से मुल्कों की करेंसियां ऊपर जा सकती हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये पहले से किसी को पता नहीं था। एकदम से न्यूज आई और उसका इम्पैक्ट डल गया फॉरेक्स ट्रेडिंग के डिफरेंट करेंसीज के पेयर्स के ऊपर। वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, कि कितना पड़ सकता है। तो एक इसी तरीके से एक खबर है। अच्छा, इसमें दूसरी किस्म कौन सी होती है सडन? कोई पॉलिटिकल न्यूज आ गई, किसी कंट्री के अंदर कोई गवर्नमेंट जो थी वो टॉपल हो गई, या उसका किसी हाई जो वीआईपी पर्सनालिटी होती है पॉलिटिकल, ठीक है, की फिगर जो किसी कंट्री की होती है, उसकी कोई प्रॉब्लम हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग कोई मामला हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो खबरें होती हैं, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, या जियो पॉलिटिकल, ग्लोबल जिसे कहते हैं, कोई पेंडेमिक शुरू होगी, कोई बड़ी वबा फैलना शुरू होगी दुनिया में एकदम से, जो दुनिया के बड़े शहरों को या मुल्कों को या एक कंट्री को लपेट में ले सकती है, तो उसकी वजह से भी जो करेंसीज होती हैं उस मुल्क की या उस पूरे जोन की, रीजन की, वो अफेक्ट हो सकती हैं। तो ये सारी खबरें होती हैं जो सडन होती हैं, पहले से तयशुदा नहीं होती। ठीक है, इनको हम मेजर फंडामेंटल्स कहते हैं। अब आ जाते हैं असल बात के ऊपर कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जिनका हमें पहले से पता होता है, और हर फॉरेक्स ट्रेडर इन खबरों के रिजल्ट्स का वेट कर रहा होता है पहले से। ये खबरें बहुत ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडर के लिए जरूरी होती हैं कि उनको पहले से देखे भी, और अपनी जो ट्रेड है, लेने की जो प्लानिंग है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है, वो इन खबरों के रिजल्ट को सामने रख के और आने वाले टाइम को सामने रख के वो प्लान करे। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं, ये आप कहाँ पे देख सकते हैं? एक वेबसाइट में लिख रहा हूं यहाँ पे। आप सब दोस्त ये वेबसाइट नोट कर लें, www.forex फैक्ट्री, FACTORY, forexfactory.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इसकी आपको ऐप भी मिल जाएगी। अगर ऐप नहीं मिल रही तो आप इसको अपने गूगल के ऊपर ओपन कर सकते हैं वेबसाइट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले से तयशुदा खबरें हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे अपडेट्स में मिलेंगी। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट की जाती है न्यूज के लिए, ठीक है, पूरी दुनिया में, वो ये वेबसाइट है जो मैंने आपके सामने लिख दी है, forexfactory.com। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं जी, और उसमें देखते हैं
कि किस तरह खबरें और उसका कहाँ पे मिलेंगी हमें, और उनको न्यूज को हमने रीड कैसे करना है। ये मैं जा रहा हूं, देखें गूगल के ऊपर www.forexfactory.com, और ये मैंने वेबसाइट ओपन कर दी। अब देखें, आज जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, जिसे हम फ्रंट पेज कहते हैं, होम पेज कह लें forexfactory.com का। तो ये जो खाली जगह जहां पे ये लिखा हुआ है ना, ये ऊपर वैसे ही है, कुछ भी नहीं है। ये जो पेयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे डेली, ये चेंज नहीं होते। असल जो न्यूज का जगह होती है ना, वो यहाँ पे, जहाँ पे देखें ये लेफ्ट साइड पे सेंटर में टुडे लिखा हुआ है। टुडे आज है September 21। आज के दिन की जो खबरें थी, अगर आने वाली होती, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई होती। ये आज की डेट, लेकिन ये सफेद जगह है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसलिए क्योंकि आज सैटरडे है, फॉरेक्स ट्रेड बंद है पूरी दुनिया में। तो आज के दिन की, सैटरडे की और संडे की कोई न्यूज भी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टुडे की जगह के ऊपर आप जो अगला आने वाला हफ्ता है या महीना है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, मैं टुडे के ऊपर क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे चार्ट अपनी मर्जी का क्लिक कर देता हूँ। ये देखें नीचे दिस वीक लिखा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट वीक का कर देता हूँ, ठीक है, या दिस मंथ का कर देता हूँ कि भाई ये सितंबर का महीना चल रहा है, पहली डेट से लेके और 30 सितंबर तक सारी खबरें जो हैं वो मुझे पता चल जाएं। तो अब ये अप्लाई सेटिंग कर रहा हूं मैं, दिस मंथ। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पे अब वो दिस मंथ आ गया ना टुडे की जगह पे, तो उसने पूरे सितंबर के महीने की पहली तारीख से लेके, पहली को संडे था, कोई न्यूज नहीं है। दूसरी तारीख को, September 2 को मंडे था, मंडे की देखें उसने पूरी खबरें दे दी हैं टाइम के हिसाब से। फिर ट्यूसडे 3 सितंबर की कौन कौन सी किस करेंसी की खबरें थी, उनका हेडिंग क्या थी, वो दे दी हैं। तो आज हम मौजूद हैं 21 सितंबर में। नीचे आ जाए जरा, ये देखें, ये सैटरडे है September 21। इसकी कोई खबर नहीं है क्योंकि छुट्टी है। ओके, अगली कल है संडे September 22, उसकी भी कोई खबर नहीं है क्योंकि छुट्टी है। अब मंडे को जब मार्केट ओपन होगी September 23 को, आप देखें कितनी ज्यादा न्यूज हैं मंडे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये यहां तक। ठीक है, फिर हमें ट्यूसडे की जो आने वाली न्यूज है अपने टाइम पे, उनका भी पहले से पता है। कहाँ पे, ये फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। इसको हमने रीड कैसे करना है, अब देखें मंडे को सबसे पहले देखें ऊपर टाइम लिखा हुआ है। आपने ये जो टाइम दिया हुआ है ना डेट के बाद, इस टाइम पे क्लिक करना है, और आपने इस टाइम को अपने टाइम के साथ मैच कर लेना है। अब मैं दुबई में बैठा हुआ हूँ, दुबई में देखें मेरे लैपटॉप पे टाइम हो रहा है 2:25। तो मेरे यहाँ पे लैपटॉप पे भी 2:25 होना चाहिए। देखें ये शो हो रहा है, तो मैंने सेव सेटिंग कर ली। अब मेरा टाइम और फॉरेक्स फैक्ट्री का टाइम सेम हो गया। इसका फायदा क्या होना है कि जितनी भी न्यूज है यहाँ पे, वो सारी की सारी इसने इस हिसाब से सेट कर देनी है। या देखिए, ये नेक्स्ट वीक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि अगले वीक की भाई। अब अगला वीक शुरू हो रहा है मंडे September 23 को। सबसे पहले मेरे टाइम के मुताबिक, दुबई के टाइम के मुताबिक, 2:45 पे, यानी अर्ली मॉर्निंग में, न्यूजीलैंड डॉलर, ये देखिए करेंसी का नाम लिखा हुआ है NZD, न्यूजीलैंड डॉलर की एक न्यूज है। और ये देखिए आगे हेडिंग है इम्पैक्ट वाली। इम्पैक्ट के नीचे एक फोल्डर बना हुआ है जिसका कलर है येलो। जैसे ही मैं येलो फोल्डर के ऊपर कर्सर रखा माउस का, तो देखें क्या लिखा हुआ आ गया, लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी खबर आगे हम देखेंगे, इम्पैक्ट वाले खाने में अगर उसके फोल्डर का कलर येलो होगा इस तरह से, तो उसका मतलब यही होगा कि ये खबर लो इम्पैक्ट वाली है, इसका असर कम होगा। कितना कम होगा, काफी कम, ना होने के बराबर समझ लें। ठीक है, तो ये 2:45 पे सुबह सुबह मंडे को पहली खबर आनी है न्यूजीलैंड डॉलर के हवाले से। तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, लो इंपैक्ट। अब वो खबर पॉजिटिव आ सकती है उसका रिजल्ट, या नेगेटिव आ सकता है, या न्यूट्रल आ सकता है। ठीक है,
लेकिन उसका अगर पॉजिटिव आई तो न्यूजीलैंड डॉलर ऊपर जा सकता है। कितना? थोड़ा, ज्यादा नहीं, क्योंकि लो इम्पैक्ट की खबर है। अगर नेगेटिव रिजल्ट आया तो न्यूजीलैंड डॉलर नीचे गिर सकता है। कितना? थोड़ा। क्यों? लो इम्पैक्ट की खबर है। अब आप देखें इसका डिटेल के नीचे ही देखें, ये ट्रेड की जो न्यूज की खबर है वो ये है, ट्रेड बैलेंस का डेटा आना है। उसकी डिटेल जब आएगी, ठीक है, वो एक्चुअल यहां पे शो होगी, एक्चुअल के खाने के नीचे। तो अब फोरकास्ट जो अंदाजा लगाया जा रहा है वक्त से पहले, वो लगाया जा रहा है कि -155 मिलियन होगी रिजल्ट। लेकिन अगर एक्चुअल रिजल्ट आना है 2:45 पे मंडे 23 सितंबर को एग्जैक्ट, अगर वो एक्चुअल रिजल्ट जो यहां पे लिखा जाएगा एग्जैक्ट टाइम पे, अगर वो इससे जो फोरकास्ट की जा रही थी, अंदाजा लगाया जा रहा था, इससे कम हुआ या इससे ज्यादा हुआ या इसके बराबर हुआ, तो उसका डेटा यहां पे लिखा जाएगा 3 डिफरेंट कलर्स में। वो डेटा यहाँ पे या रेड कलर में लिखा जाएगा जो भी आएगा, या ग्रीन कलर में लिखा जाएगा, या वो लिखा जाएगा ब्लैक कलर में। तो आपने सिंपल ये अंदाजा लगा लेना है, अगर यहाँ पे जो एक्चुअल रिजल्ट आए वो नेगेटिव कलर में, सॉरी रेड कलर में लिखा गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये न्यूज वीक आ गई है, कमजोर आ गई है, डेटा कमजोर आ गया, रिजल्ट नेगेटिव आ गया है न्यूजीलैंड डॉलर के लिए। इसकी वजह से ये प्राइस नीचे जा सकती है। न्यूजीलैंड डॉलर जितने भी करेंसीज पेयर में मौजूद है वो नीचे जा सकता है, उसको लोग सेल कर सकते हैं। अगर ये न्यूज आ जाए कौन से कलर में? ग्रीन कलर में, तो ग्रीन कलर का मतलब होता है ऊपर जाना, ग्रीन कैंडल ऊपर जाते हुए नजर आती है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये मजबूत हो गया न्यूजीलैंड डॉलर, इसको लोग बाय कर सकते हैं। और अगर ये आ जाए ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर का मतलब होता है न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, जैसा सोचा जा रहा था उतना ही आ गया, तखमीने के, एक्सपेक्टेशन के, फोरकास्ट के मुताबिक, तो फिर उसका कोई खास असर नहीं होना। ये समझ गए? अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि इंपैक्ट वाले खाने में आपको ये तो येलो फोल्डर का तो नजर आ गया, मतलब मैंने एक ये दूसरा फोल्डर भी है ग्रे कलर का। ग्रे कलर का फोल्डर अगर इंपैक्ट वाले खाने में आ जाए तो इसका मतलब होता है नॉन इकोनॉमिक, यानी कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं होना, यानी कि ये छुट्टी है, कोई खबर नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखें जहां पे ये दिया हुआ है वो न्यूज कौन सी है? जैपनीज येन के बारे में, जेपीवाई के बारे में। और लिखा हुआ क्या है पीछे? कितना टाइम? पूरा दिन, ऑल डे, पूरा दिन ये न्यूज रहेगी क्या? और फोल्डर लिखा हुआ है नॉन इकोनॉमिक डिटेल, लिखी हुई है कि जापान के अंदर बैंकों की छुट्टी है जी पूरे दिन, तो जापान में कोई ट्रेड नहीं होनी, ठीक है, मंडे वाले दिन। इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। आगे देखें फोरकास्ट भी कुछ नहीं है, खाली है। इसी तरीके से आप देखें नीचे वाली खबर है इंपैक्ट के खाने में, फोल्डर का कलर है रेड। याद रखिए कि रेड कलर का मतलब होता है हाई इंपैक्ट एक्सपेक्टेड। ये बड़ी खतरनाक खबर होती है, जो पहले से तयशुदा खबरें हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल ये रेड फोल्डर वाली खबर होती है। और ये किसकी है? यूरो की। और कितने बजे है? सुबह मंडे को 11:15 पे सुबह, दुबई टाइम। पाकिस्तान में आपने अपना टाइम सेट कर ले तो वहां पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आ जाएगा। तो फ्रेंच खबर क्या है? फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग है। हमें नहीं पता ये क्या होता है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है, मजीद रिसर्च करना चाहता है, तो देखें ये डिटेल वाला फोल्डर हर खबर के आगे, इसको क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी कि ये खबर क्या होती है, ये कौन सोर्स है इसका, कितने दिनों के बाद इशू होती है, इसकी इसकी प्रॉपर इसका तरीकाकार क्या होता है, रिसर्च क्या होती है, वो सारी डिटेल इस फोल्डर में मिलेगी। अगर नहीं पढ़ना चाह रहे तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने ये देखना है कि जब रिजल्ट आएगा एक्चुअल वाली फिगर में, वो रिजल्ट 3 कलर्स में से किस कलर में आया। अगर तो ब्लैक कलर में आ गया तो न्यूट्रल है, कोई खास असर नहीं होना। अगर रेड कलर में आ गया तो नेगेटिव हो गया है, ये वाली जो जिस करेंसी की ये खबर थी यूरो की, वो नीचे जा सकता है, सेल हो सकता है, लोग इसको सेल कर सकते हैं, कमजोर हो सकता है। अगर ग्रीन कलर में आ गया है तो इसकी वजह से पॉजिटिव न्यूज है, इसका मतलब है लोग इसको बाय कर सकते हैं, बाय की ट्रेड ले सकते हैं, यूरो की प्राइस ऊपर जा सकती है, यूरो के अगेंस्ट जो भी पेयर में करेंसी है वो नीचे जा सकती है। क्लियर होगी जी बात? अब आप देखें 11:15 यूरो की 2 खबरें हैं एक ही टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब अगर दोनों पॉजिटिव आ गई हाई इंपैक्ट की,
तो ये बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोनों हाई इंपैक्ट की। अगर दोनों नेगेटिव रिजल्ट आ गया, यहाँ पे रेड कलर में लिखा गया, तो ये नीचे जा सकता है, नीचे गिर सकता है, वीक हो सकता है। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक तकरीबन बराबर, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हाई इंपैक्ट की है, तो जल्जले के झटके आएंगे, प्राइस मूव करेगी लेकिन ज्यादा नहीं मूव करेगी। समझ गया ना? तो इसको आपने ऑब्जर्व करना होता है। इसी तरीके से आप देखें यूरो की फिर 11:30 बजे, यानी 15 मिनट के बाद दो और खबरें, और वो भी हाई इंपैक्ट की हैं। तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट दिन साबित होने वाला है मंडे का। किसके लिए? यूरो के लिए। 4 हाई इंपैक्ट की न्यूज हैं 4:15 से लेके 11:30 बजे, सॉरी 11:15 से 11:30 बजे तक। तो इसका मतलब है कि मंडे को पहला दिन जो है, ट्रेडर यूरो के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? वेट करेंगे कि पहले न्यूज आ जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, इंपैक्ट हो जाए, उसके बाद देख लिया जाए कि टेक्निकल नॉलेज जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मजबूत लेवल थे वो कहां पे जाके प्राइस रुकती है, वहां से जब मुड़ना शुरू करेगी तो हम ट्रेड ले लेंगे। मेरी बात समझ गए हैं जी? वॉच करना है सिर्फ। इसी तरीके से आप देखें, एक फोल्डर का कलर है जी ये वाला, ये येलो नहीं है जी, ये ऑरेंज कलर का फोल्डर है। तो इसका मतलब होता है मीडियम इंपैक्ट की न्यूज। ऊपर वाली रेड कलर का मतलब क्या होता है? हाई इंपैक्ट की न्यूज, बहुत ज्यादा असर वाली खबर, इंतहाई खतरनाक। लेकिन उससे थोड़ी सी जो कम खतरनाक होती है वो होती है ऑरेंज कलर के फोल्डर वाली। इसका मतलब होता है मीडियम इंपैक्ट की न्यूज। तो ये भी मार्केट को घुमाती है, लेकिन इसका असर बाज औकात हाई इंपैक्ट जितना होता है रेड के जितना बराबर हो जाता है, और बाज औकात थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ये जो लो इंपैक्ट वाली थी ना येलो फोल्डर, इससे बहुत ज्यादा होता है इसका भी। ठीक है? इसी तरीके से आप देख लें कि बाज औकात एक ही करेंसी की एक टाइम पे एक से ज्यादा खबरें आ रही होती हैं, कोई हाई इंपैक्ट की होती है, कोई लो इंपैक्ट की होती है, तो उनका फिर आपने रिजल्ट देख के और आगे देखना होता है कि असर क्या हुआ। ठीक है? वो आपको वक्त के साथ साथ आइडिया होता है कि खबर एक वक्त में एक करेंसी की इतनी खबरें थी, उनमें से इतनी एक हाई इंपैक्ट की थी, दो लो इंपैक्ट की थी, दो मीडियम की थी, तो रिजल्ट क्या आया और सबका ओवरऑल इंपैक्ट क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई कि नीचे गई, नहीं गई तो क्यों नहीं गई, ये आपने खुद असेसमेंट करनी होती है, तजर्बा आपको बता देगा। मेरी बात समझ गए हैं जी? अच्छा, अब ये वो सारी खबरें हैं जो 3 किस्म की होती है। एक पहले से तयशुदा लो इंपैक्ट, मीडियम इंपैक्ट और हाई इंपैक्ट। लो इंपैक्ट की होती है येलो फोल्डर वाली, मीडियम इंपैक्ट की होती है ऑरेंज फोल्डर वाली, और हाई इंपैक्ट वाली होती है रेड फोल्डर वाली। ठीक हो गया जी? अब देखें, अब मैं गोल्ड का ट्रेडर हूं, तो गोल्ड के जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए ये जो अमेरिकन डॉलर वाली खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का पेयर है एक्स ए यू यूएसडी, यानी उसमें यूएसडी का पेयर गोल्ड के साथ बना हुआ है। तो ये यूएसडी की खबर है ना, 5:45 बजे, 5:45 पे कल, यानी मंडे वाले दिन। तो अब ये दोनों हाई इंपैक्ट की खबरें हैं, एक टाइम पे रेड फोल्डर वाली हैं। तो अगर इन दोनों खबरों में डॉलर स्ट्रांग हो गया, अगर, इसका मतलब है डॉलर अगर ऊपर जाएगा, तो पेयर कौन सा है? अब आप देखिएगा कि पेयर है, मैं यहां पे लिख देता हूं, पेयर है गोल्ड का एक्स ए यू यू एस डी। ये दोनों न्यूज हैं किसकी? अमेरिकन डॉलर की। अगर अमेरिकन डॉलर इन दोनों न्यूज में स्ट्रांग हो गया, तो अमेरिकन डॉलर किधर जाएगा? ऊपर। जब अमेरिकन डॉलर ऊपर जा रहा है, तो उसी पेयर में जो गोल्ड है वो किधर जाएगा? वो जाएगा नीचे। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो पेयर होता है, पेयर के दोनों करेंसियां या दोनों चीजें तराजू के दो पलड़ों के जैसी होती हैं, ऐसा ही है ना? अगर ये न्यूज का रिजल्ट आ गया कि यूएसडी वीक हो गया, कमजोर हो गया, दोनों का रेड कलर में लिखा गया, यहाँ पे रिजल्ट आ गया, इधर इस जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रेड कलर में, इसका मतलब क्या होगा? कि डॉलर नीचे जा सकता है, लोग डॉलर को सेल कर सकते हैं। ठीक है? फिर इसका मतलब ये होगा कि डॉलर जो है वो नीचे जा सकता है, वीक अगर हो गया। ठीक है? अगर इसका कलर आ गया रेड में, दोनों का रेड कलर में लिखा गया, तो अगर डॉलर नीचे जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? कि जो गोल्ड है वो ऊपर जाएगा, फिर गोल्ड को लोग बाय करेंगे और डॉलर को लोग सेल करेंगे। ठीक हो गया जी?
तो ये चीजें, और अगर एक आ गया इसका दूसरा सिनेरियो कि एक खबर आ गई पॉजिटिव और एक खबर आ गई नेगेटिव, ये ऐसे कोई एक खबर आ जाती है, लिखी जाती है, उसका रिजल्ट यहाँ पे ग्रीन कलर में, और दूसरी जो है वो भी हाई इंपैक्ट की है, उसकी लिखी जाती है रेड कलर में, ऐसे डेटा जो भी आता है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों खबरें एक जैसी शिद्दत की हैं, हाई इंपैक्ट की। तो जितना एक खबर पॉजिटिव आने की वजह से प्राइस ने ऊपर जाना था, उतना ही दूसरी खबर भी सेम इंपैक्ट वाली, हाई इंपैक्ट वाली, वो नीचे लेके जाना था। अब ना ज्यादा ऊपर जाएगी ना ज्यादा नीचे जाएगी, बीच में झटके लगेंगे, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, वोलेटिलिटी थोड़ी देर के लिए आएगी प्राइस में, प्राइस फ्लक्चुएट करेगी, मूव करेगी तेज ऊपर नीचे, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर के लिए लॉन्ग टर्म में ना एक साइड पे जानी है ना दूसरी साइड पे जानी है। न्यूज यही बता रही है ना रिजल्ट के मुताबिक। लेकिन अगर दोनों न्यूज का रिजल्ट, हाई इंपैक्ट की न्यूज का रिजल्ट आ जाता है ब्लैक कलर में, यहां पे लिखा जाता है ब्लैक कलर में, ये देखें, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का रिजल्ट जो है वो न्यूट्रल आ गया है। न्यूट्रल का मतलब होता है जितनी फोरकास्ट की जा रही थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उसके करीब करीब, उससे मिलता जुलता, तो उसका रिजल्ट न्यूट्रल हो गया दोनों का। तो अब ना इसकी वजह से, रिजल्ट की वजह से लोगों ने बाय की ट्रेड लेनी है ज्यादा, ना सेल की लेनी है। इसका मतलब है जो पहले नॉलेज के मुताबिक प्राइस मूव कर रही थी वही जारी रहेगी। लेकिन क्योंकि ये दोनों हाई इंपैक्ट की न्यूज थी ना, ट्रेडर वेट तो कर रहे थे, होल्ड किए हुए थे, ट्रेड डिसीजन नहीं ले रहे थे। जैसे ही रिजल्ट न्यूट्रल आएगा एकदम से उसकी प्राइस में मूवमेंट आएगी नॉलेज के मुताबिक। क्यों? क्योंकि एकदम से लोगों ने अब जो पहले नॉलेज के मुताबिक ट्रेड्स थी उनमें एंटर होने का डिसीजन लेना है, तो थोड़ी देर देखेंगे तेजी आएगी, उसके बाद एक साइड पे प्राइस नॉलेज के मुताबिक मूव करनी शुरू कर देगी। तो ये आपने जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं उनका, एक तो ये है कि वो तीन तरह के फोल्डर्स होते हैं। एक होता है येलो फोल्डर। येलो फोल्डर का मतलब होता है लो इंपैक्ट की न्यूज। लेकिन बाज औकात एक ही टाइम पे तीन चार खबरें आ रही होती हैं या इससे ज्यादा एक ही करेंसी की लो इंपैक्ट वाली, तो उनका दो तीन लो इंपैक्ट वाली खबरों का एक जैसा रिजल्ट आ गया वन साइड वाला, तो वो मीडियम इंपैक्ट के बराबर हो जाता है। ये भी आपने जहन में रखना है, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा होता है ऑरेंज वाला फोल्डर, ठीक है। ये वाला ऑरेंज का मतलब होता है मीडियम इंपैक्ट, मीडियम, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा ज्यादा, दरमियाना। लेकिन बाज औकात ये एक अकेली मीडियम इंपैक्ट वाली खबर भी इसकी ताकत इसके बराबर हो जाती है रेड कलर वाली के, ये भी खतरनाक हो सकती है, जहन में रखना है। अच्छा, इसी तरीके से एक जो तीसरी खबर होती है शिद्दत के लिहाज से जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है वो होती है रेड फोल्डर वाली, ठीक है, हाई इंपैक्ट वाली। अकेली भी अगर हो तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर एक से ज्यादा है और वन साइडेड रिजल्ट आ गया, फिर वो आप अंदाजा लगा ले कि वो कितनी स्पीड से एक ही साइड पे प्राइस को मूव कर सकती हैं। तो ये कितना मूव करती है, कितने देर तक असर रहता है, ठीक है, ये एग्जैक्ट आपको पता चलेगा जब आप हफ्ता दो हफ्ते या दो चार दिन आप रिजल्ट न्यूज आते हुए देखेंगे और उसके मुताबिक मार्केट के ऊपर प्राइस की फ्लक्चुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि जो एग्जैक्ट असर कितना होता है, कितनी देर तक रहता है। लेकिन अंदाजन मैं आपको बता देता हूं कि जो होता है ना लो इंपैक्ट, अगर अकेली हो, ठीक है, तो उसका असर होता है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है, लो इंपैक्ट वाला, लो इंपैक्ट वाली खबर का। और अगर है मीडियम इंपैक्ट वाली अकेली खबर, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसका असर होता है 20 से 30 मिनट तक, अमूमन, रफली मैं कह रहा हूं अंदाजन। लेकिन जो है हाई इंपैक्ट की अकेली रेड वाली फोल्डर वाली, तो इसका खबर कम से कम 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक कम से कम हो सकता है। अगर इससे ज्यादा है, एक से ज्यादा है वन साइडेड, तो फिर उनका उसके हिसाब से आप देख ले। ये अंदाजन आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। एग्जैक्ट कितनी देर तक असर रहता है वो आप चार्ट को देखेंगे प्राइस को मूव करते हुए न्यूज के बाद, तो आपको खुद अंदाजा होगा। ये बात क्लियर होगी जी यहां तक?
तो अब इस नॉलेज का आपको फायदा क्या हो सकता है? अगली बात ये, आपको फायदा ये हो सकता है कि जब आपको पता है, अभी मिसाल के तौर पे आपने चार्ट ओपन किया, आज मंडे है फर्ज कर लें, अभी टाइम हुआ है फर्ज करें सुबह के 9 बजे 10 बजे, आपको पता है, पहले आपने न्यूज भी देख लिया कैलेंडर इधर कि यार मंडे को अब आपने कौन से पेयर में ट्रेड करनी है, अगर यूरो आ रहा है उस पेयर में तो वेट करें, पहले न्यूज को आ लेने दें, हाई इंपैक्ट की न्यूज है ना, ये गुजर जाए, इसकी वजह से जो प्राइस ने ऊपर नीचे होना है हो जाए, नॉर्मल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर ये प्रॉपर नॉलेज के मुताबिक ज्यादा चांसेस हैं कि मूव करेगी तो नॉलेज के मुताबिक इंटर हो जाए। ठीक है जी। जब आप हफ्ता 2 हफ्ते गुजार लेंगे, आपको वॉच करके प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा कि हाई इंपैक्ट की न्यूज का असर कितनी देर रहेगा और लो इंपैक्ट और मीडियम इंपैक्ट वाली का। उसके बाद आप चाहें तो न्यूज के रिजल्ट के फौरन बाद भी ट्रेड ले सकते हैं नॉलेज के मुताबिक, अपने प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के मुताबिक। उससे पहले आप थोड़ा सा वेट कर लें, रिजल्ट आ जाने दें, मूवमेंट हो जाने दें, जब जल्जला झटके 5-10 मिनट 15-20 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल न्यूज के मुताबिक चलना शुरू हो जाए, नॉर्मल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, तो फिर आप अपनी ट्रेड लें अकॉर्डिंग टू नॉलेज, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हुए हैं। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। आज का हमारा जो अच्छा, एक और बात इसमें रह गई, जो होता है हाई इंपैक्ट की न्यूज, जो बड़ी मेजर फंडामेंटल, जो दूसरी तरह की होती है कि जो अचानक आती है, तो मैंने आपको पहले बताया कि उसका इंपैक्ट भी अचानक होगा। अगर तो एक मुल्क के खिलाफ जंग शुरू हो गई है किसी दूसरे बड़े मुल्क की, ठीक है, तो उसकी इकोनॉमी कमजोर होगी, उसकी कीमत नीचे जाएगी और उसके मुकाबले में दूसरी जो पेयर में चीज थी वो बहुत ऊपर चली जाएगी। कब तक रहेगा असर? पहला झटका शदीद होगा, घंटे 2 घंटे के बाद प्राइस नॉर्मल होना शुरू होगी, उसके बाद अगर जंग में शिद्दत आती जाएगी तो असर भी बढ़ता रहेगा। जंग सेटल होने के करीब आएगी, रुकने के करीब आएगी, कोई खबर आएगी तो प्राइस वापस नॉर्मल हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि वो गेम कब तक जारी रहेगी, एक वबा कब तक जारी रहेगी। जब तक रहेगी, जो जो शिद्दत आती रहेगी उसमें प्राइसेस तेजी से मूव करेंगी, असर डालती रहेगी। जब नॉर्मल होना शुरू होगा मामला, खबर आएगी कोई कि हाँ जी एग्रीमेंट हो गया है, मामला ठंडा पड़ सकता है, तो वैसे प्राइस नॉर्मल हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो ये भी आपके तजर्बे की बात है, लेकिन इसको जहन में रखना जरूरी होता है। आगे आ जाते हैं जी। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाइट पेज के ऊपर आ जाता हूं फिर से, कि उसमें हमने ये पढ़ना है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो याद रखें, जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी। रिस्क मैनेजमेंट, ये कब आपको सख्ती से इन बातों पे अमल करना है, यहां पे मैं कुछ बातें लिखूंगा। अब क्योंकि आज आपका लर्निंग का, बेसिक नॉलेज की लर्निंग का आखिरी दिन है, आज तक, आज के सेशन के बाद आप इस पोजीशन में आपको होंगे, आप होना चाहिए कि अब आप यही बेसिक नॉलेज जो अभी तक आप कर रहे थे अप्लाई, ट्रेड लेने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे डेमो यानी फ्री अकाउंट के ऊपर, आज के इस सेशन के बाद आपको इस पोजीशन में आ जाना चाहिए कि आप यही नॉलेज जो आपको बताया गया है उसके मुताबिक आप अप्लाई करें, ट्रेड लें रियल अकाउंट के ऊपर, अगर आप समझते हैं कि आपको रियल अकाउंट में ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब जाहिर सी बात है, ये डिसीजन तो आपने खुद लेना है ना कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का। क्या आप समझते हैं कि आपको जो आपने नॉलेज पे अप्लाई किया, सीखा चार्ट के ऊपर, उसके मुताबिक जो आपने डेमो अकाउंट पे ट्रेड ली थी, उससे आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? या अगर आपने नॉलेज सही अप्लाई किया, नहीं किया, टाइम दिया नॉलेज को, नहीं दिया, ये आप बेहतर समझते हैं, ये मुझे नहीं पता। आप अपनी, अब आप जाहिर है जब जिस वक्त अपने आप से बात करेंगे तो अंदर से जो आपको जवाब आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा ना, उसको आप बेहतर समझते हैं कि आपको डिसीजन लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दैट इज योर डिसीजन। ठीक हो गया। मेरा बात यह है कि अगर आपका जवाब है कि हाँ आपको रियल अकाउंट पे अब ट्रेड करनी चाहिए, तो याद रखें
कि मंडे से आपने रियल अकाउंट पे शुरू करनी है। उससे पहले पहले फिर रियल अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा ये आपकी मर्जी है, आप कम से कम कर लें, ठीक है, जितना आप समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपके जहन में है जी कि आप $10,000, $1,00,000, ठीक है, या जितनी भी अमाउंट, इतना आप कर सकते हैं, तो पहला जो डिपॉजिट है वो कम से कम करें, वो सबसे छोटा होना चाहिए। क्यों? कि पहली दफा ज्यादा चांस होता है कि आप रियल अकाउंट पे लॉस करेंगे, नुकसान करेंगे, तो वो डिपॉजिट छोटा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप में से कुछ दोस्त हैं कि मैं $10,000 डिपॉजिट कर सकता हूं, इतनी उनकी लिमिट है, आप सोच रहे हैं, तो क्योंकि आपका पहला अकाउंट है ना, जो फर्स्ट डिपॉजिट है रियल अकाउंट में, वो इसका जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं उसका 10% होना चाहिए जी, यानी $1,000 कर लें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ $1,000 ही कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, तो इसका 10% फिर बन जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा मत करें। क्यों? क्योंकि पहला अकाउंट में रिस्क होता है, आप लॉस कर सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि देखें, इससे पहले जो आपने नॉलेज अप्लाई किया, ट्रेड ली, वो था डेमो अकाउंट के ऊपर, फ्री अकाउंट के ऊपर। उसके अंदर बाकी तो सारा कुछ ठीक था, लेकिन आपकी फीलिंग अटैच नहीं हुई थी, आपके इमोशंस जो थे वो रियल की तरह नहीं थे। आपको पता था आपके बैक ऑफ द माइंड के ऊपर कि यार ये रियल अकाउंट थोड़ी है, पैसा मैंने थोड़ी लगाया हुआ है, फ्री का अकाउंट है। अगर ट्रेड पॉजिटिव में जा रही थी, प्रॉफिट में, आप खुश हो रहे थे खामखा में कि आप चले मेरा नॉलेज काम कर रहा है, देखें ना मैंने सही अंदाजा से सही ट्रेड ली थी, तो देखें अगर रियल होती तो वो भी प्रॉफिट में जानी थी, ऐसा ही है। लेकिन अगर वो ट्रेड लॉस में जा रही थी तो आपकी परेशानी कोई नहीं थी, आपको पता था कि यार नुकसान तो होना नहीं है, देखते हैं कहां से वापस आएगी, ठीक है। तो रियल वाली फीलिंग उसमें नहीं आ रही थी। लेकिन अब कहानी चेंज हो जाएगी जब आप थोड़े से पैसे भी रियल अकाउंट में डालेंगे, तो आपकी रियल फीलिंग, रियल हार्ट बीट, रियल इमोशंस आपकी ट्रेड के साथ साथ, कैंडल्स के साथ साथ वो भी मूव कर रही होंगी। ऐसा ही है ना? इसलिए कहा जाता है कि पहला अकाउंट में डिपॉजिट रियल जो है वो कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए ये आपने खुद डिसाइड करना है, कि जितनी आप अमाउंट इजीली ट्रेडिंग के लिए लगा सकते हैं। वो आपको पता है हर बंदे के फाइनेंशियल मामलात अपने होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ठीक है, हिसाब किताब अपना खुद को बेहतर पता होता है। तो उसका आप 10% देख लें कितना बनता है, 100% पे मत जाएं, वो बैकअप में रखें, बात की बात है, ठीक है। और रियल में पहला अकाउंट आपकी लर्निंग के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ये बात क्लियर होगी जी। अब आते हैं कि आपको उस अकाउंट के ऊपर रिस्क कितना लेना है। मैं लिख देता हूं कि हाउ मच रिस्क यू शुड टेक ऑन योर रियल ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है जी। इसका क्या मतलब है, मोटा मोटा करके इसलिए लिखा है ताकि सब दोस्त समझ जाएं, ठीक है, कि आपको जब आपने रियल मनी अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दी, जितनी भी पैसे डाल दिए, अब आपने लाइव ट्रेड करनी है ना, तो पहला काम आपने ये करना है कि डेमो अकाउंट को डिलीट कर दें अपने अपने MT5 के ऊपर से। जब आपने रियल अकाउंट में पैसे डालने हैं, फिर आपने डेमो अकाउंट को डिलीट कर देना है। अब रियल डेमो का काम खत्म हो गया, ठीक है जी। तो जब आप डेमो के ऊपर खत्म कर चुके, रियल में आ गए, तो अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि रियल अमाउंट के ऊपर आपको एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा कितना रिस्क लेना चाहिए। उर्दू में लिख देता हूं, एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा कितना रिस्क लेना चाहिए। इसका जवाब ये है कि लॉट का, जब आप ट्रेड में इंटर होंगे, तो लॉट का साइज कितना होना चाहिए, यानी आपकी जो टोटल ट्रेड्स हैं उनका लॉट का, यानी लॉट कहते हैं ट्रेड को, यानी ट्रेड का टोटल साइज कितना होना चाहिए।
तो जवाब है नॉट मोर देन 1%। ये जवाब है जी, कि कभी भी एक वक्त में आपके रियल अकाउंट के ऊपर जो रिस्क है वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे आपने एक ट्रेड ली है तब भी, चाहे आपने 10 ट्रेडें ली हुई हैं उन सब का मिला के तब भी, 1% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब आप, अगला सवाल आपके जहन में आएगा कि भाई अगर मेरे अकाउंट में, यहां पे मैं लिख लेता हूं डिपॉजिट, कि अगर आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया मिसाल के तौर पे $10,000, आपने डिपॉजिट किया है $10,000, इतने पैसे डाले, ठीक है। तो 1% रिस्क, 1% रिस्क जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। मेरा जवाब ये होगा कि आपने डिसाइड करना है, अगर तो फॉरेक्स के यानी करेंसीज के मेजर पेयर्स हैं, ठीक है, ये समझ लें जरा बात। अगर तो आप बात कर रहे हैं करेंसी के मेजर पेयर्स में, उनमें ट्रेड करनी है। करेंसी के मेजर पेयर्स कौन से होते हैं, लिख देता हूं यहां पे, 6 से 7 बड़े पेयर्स, जिनमें अमेरिकी डॉलर भी लाजमी होता है और बाकी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियां जो 5-6 हैं उनमें से कोई एक करेंसी हो। मिसाल के तौर पे जैसे यूरो दुनिया की मजबूत करेंसी है ना, EUR, और दूसरी करेंसी डॉलर, अमेरिकी डॉलर, ये एक मेजर करेंसी पेयर है पहला। दूसरा GBP, पाउंड स्टर्लिंग, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है, इंग्लैंड की जो पाउंड है स्टर्लिंग, GBP, वो दुनिया की एक बड़ी मजबूत करेंसी है। उसका जब पेयर USD के साथ होगा तो ये भी करेंसियों का मेजर पेयर है। दूसरा ये हो गया। इसी तरीके से तीसरा आप देख लें, USD यानी अमेरिकी डॉलर लाजम, और CAD कैनेडियन डॉलर, ये भी मजबूत करेंसी है तो ये भी बड़ा मेजर पेयर हो गया। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन डॉलर और USD, ये भी मजबूत पेयर हो गया। इसी तरीके से अमेरिकन डॉलर और स्विस फ्रैंक, CHF, ठीक है, ये भी मेजर पेयर कहलाता है करेंसी का। इसी तरीके से USD और जापान की जो करेंसी है जापानीज येन, ये भी मेजर पेयर कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 6-7 जो पेयर्स हैं जिनमें अमेरिकी डॉलर लाजम है हर पेयर में, और उसके मुकाबले में दुनिया की एक बड़ी करेंसी है, मजबूत करेंसी है, तो उस पेयर को हम मेजर करेंसी पेयर कहते हैं, जो आपके सामने मैंने लिख दिए। अगर तो आप इन मेजर करेंसीज पेयर्स में से किसी एक पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो 1% रिस्क का मतलब ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा $1 की ट्रेड ले सकते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट। ये 1% रिस्क है जी, यानी ये आपके सामने मैंने लिख दिया, 1 स्टैंडर्ड लॉट, 1 स्टैंडर्ड लॉट, या इसको $1, $1 ट्रेड, ठीक है, ये 1.00 जो है ये। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो गोल्ड के ऊपर ट्रेड करूंगा, या जितने भी इंडेसेस हैं या कमोडिटीज हैं उनके ऊपर ट्रेड करूंगा, ठीक है, तो याद रखिएगा कि जितनी भी कमोडिटीज होती हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, या इंडेसेस होते हैं, मैं लिख देता हूं कमोडिटीज और इंडेसेस जो होते हैं, जैसे मिसाल देता हूं गोल्ड XAU USD, तो इसके ऊपर रिस्क डबल होता है, याद रखिएगा, रिस्क इज डबल, 2 गुना होता है जी, रिस्क इज डबल। यानी अगर आप एक स्टैंडर्ड की लॉट लेंगे तो यहां पे 1% रिस्क नहीं होगा, यहां पे ये 2% रिस्क हो जाएगा। तो आपने 2% रिस्क नहीं लेना,
नॉलेज कह रहा है कि 1% रिस्क से ज्यादा ऊपर नहीं जाना आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप करेंसियों में एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपको गोल्ड के ऊपर या इंडेक्सेस के ऊपर कितनी ट्रेड लेनी चाहिए? आधे डॉलर से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो यहां पे ये हो जाएगा, इसमें आधा डॉलर 0.50, ये 1% रिस्क है, 1% रिस्क। ठीक हो गया जी। बस ये सिंपल सी बात है। अब अगर कोई कहता है कि मेरे अकाउंट में $1,00,000 है, तो मेजर करेंसी पेयर्स में वो 1% रिस्क होगा 10 लॉट्स, यानी $10 की ट्रेड। लेकिन अगर वो गोल्ड में ट्रेड कर रहा है तो उसको $5 से 5 स्टैंडर्ड लॉट से ज्यादा की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, वो 1% रिस्क है। अगर अब आ जाते हैं छोटा, मिसाल के तौर पे कोई कहता है जी मेरे पास तो $1,000 है सिर्फ, तो मेजर करेंसी पेयर्स में रिस्क 1% कितना होगा? वो होगा 10 सेंट की ट्रेड। ये है बराबर है 1% रिस्क। चाहे अकेली ट्रेड ले ले, चाहे 2-3 ट्रेडें मिला के 10% की, वो 10 सेंट्स की कर ले। लेकिन अगर वो गोल्ड में ट्रेड कर रहा है तो उसको 1% रिस्क होगा 0.05, 5 सेंट से ज्यादा की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, ये 1% रिस्क है। समझ गए? अब एक बंदा कहता है जी कि मेरे पास तो $100 का अकाउंट है, तो भाई 1% रिस्क जो है मेजर करेंसी पेयर्स में, वो उसमें के मुताबिक ये है, सबसे छोटी ट्रेड होती है 0.01 की, ये इससे छोटी ट्रेड तो नहीं होती ना, ये है जी 1% रिस्क। मेजर करेंसी पेयर्स की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ये बंदा गोल्ड में ट्रेड लेना चाहे तो ये तो नहीं, इसको तो नहीं लेनी चाहिए। क्यों? गोल्ड में भी सबसे छोटी ट्रेड यही है ना, इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती। अगर वो ये 0.01 वाली ट्रेड लेगा तो ये रिस्क हो जाएगा 2%। नहीं लेना, ज्यादा है, नॉलेज के मुताबिक नहीं है, ये नहीं लेनी। तो क्या करनी चाहिए? अगर गोल्ड में ट्रेड करना है तो कम से कम फिर ये डिपॉजिट $200 का होना चाहिए, तब जाके आप 0.01 की अगर सबसे छोटी ट्रेड लेंगे तो ये 1% रिस्क के बराबर होगी। ये बात क्लियर होगी जी, रिस्क कितना लेना चाहिए। अब आते हैं दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, कि आपको फॉरेक्स में डेली प्रॉफिट कितना कमाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। आपको रोजाना ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है 1 से 2% ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। डेली 1 से 2% कितने का? जितना आपने इन्वेस्ट किया है, लगाया है, डिपॉजिट किया है। भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग का कम से कम पोटेंशियल ये है कि रोजाना आप कम से कम रिस्क लेके, यानी 1% तक रिस्क लेके 1% से 2% प्रॉफिट बना सकते हैं, नुकसान निकाल के। यही बताया ना आपको नॉलेज ने, जो आपने बेसिक नॉलेज भी सीखा है। तो क्या ये रोजाना 1 से 2% प्रॉफिट थोड़ा होता है? नहीं जनाब। आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इतना कमा सकते हैं रोजाना 1 से 2%। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं है, ठीक है, आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, आप इन्वेस्टर हैं रियल स्टेट में, या कोई भी और कारोबार कर रहे हैं दुनिया में किसी भी मुल्क में, इवन दुबई में, यूके में, अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में, कहीं पे भी, आपको पता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपको डेली ROI, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, डेली 1% से 2% भी नहीं मिलता। महीने में 1 से 2% पे बात जाती है, तो आप उसको भी बहुत समझ रहे होते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि आपके पास कितनी बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ गई, जहां पे आप डेली कम से कम रिस्क लेके 1 to 2% प्रॉफिट डेली बना सकते हैं। ठीक है ना?
तो ये 1 से 2% बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब आप आ जाए पीछे कि अगर आपके अकाउंट में $1 लाख है तो इसका 1 to 2% कितना बनेगा? 1 to 2% बनेगा $1000 कम से कम डेली से $2000। ये डेली का है जी 1 to 2%। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके अकाउंट में है $10,000 तो इसका 1 to 2% कितना बनेगा डेली जो आपने प्रॉफिट बनाना है? $100 से लेके $200 तक डेली, इससे ज्यादा नहीं बनाना जी। और रिस्क आपको पहले बता चुका हूं कितना लेना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके अकाउंट में है $1000 सिर्फ, तो आपका डेली का टारगेट वही रहेगा 1 to 2% डेली। वो कितना बनेगा? 1% बनेगा $10 और 2% बनेगा $20 रोजाना। तो आप मुझे बताएं कि अगर $1000 आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं लगाया हुआ आपने, तो $1000 की क्या वर्थ है? कुछ भी नहीं। तो $1000 से आप कोई और बिजनेस कर लेंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कर लेंगे तो क्या रोजाना उससे $10 से $20 प्रॉफिट बना सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। महीने में इतने मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो फॉरेक्स में आप डेली $10 से $20 मिनिमम रिस्क लेके बेसिक जो नॉलेज आपने सीखा है उसको अप्लाई करके आप बना सकते हैं। और डेली आप अपना अकाउंट भी बढ़ाएं और प्रॉफिट भी निकालें, विदड्रॉ करें, जिंदगी के अपने मामलात भी चलाएं फाइनेंशियल पैसे की वजह से। ठीक है, तो आप देखें कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं आखिरी बात आज की कि ट्रेड मैनेजमेंट किसे कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट जी। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा मैं 5 मिनट के बाद कि ट्रेड मैनेजमेंट किसे कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि आपने नॉलेज अप्लाई कर लिया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है चार्ट के ऊपर, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, स्पोर्ट्स लेवल। 4 घंटे के चार्ट पे कम से कम आपने बनाया हुआ है। और यहां पे ऊपर आपका ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल चार्ट के ऊपर। आप पढ़ चुके हैं ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल कैसे बनाने हैं। अच्छा जी, बीच में कैंडल है, काफी देर से यहां पे खड़ी है, कभी थोड़ा नीचे आ रही है, कभी थोड़ा ऊपर चली जाती है, कभी थोड़ा नीचे आ जाती है, यहां पे है इस वक्त। अब आप क्या वेट कर रहे हैं? आप वेट कर रहे हैं कि या तो ये कैंडल नीचे आए इधर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, यहां पे टक्कर मारे और यहां से जैसे ही कोई कंफर्मेशन देगी बाय की ट्रेड लेने की, यानी जब ऊपर उठते हुए कोई बाय की ट्रेड की कंफर्मेशन दे दे। क्या कंफर्मेशन? हैमर बना दे, बुलिश कैंडल जो हम पिछले सेशन में पढ़ा है, या एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना दे 2 कैंडल्स का, या एक मॉर्निंग स्टार बना दे 3 कैंडल्स का। ठीक है, उसके बाद हम अगली कैंडल पे यहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड में एंटर होंगे। ऐसा ही है ना? पहला तो सिनेरियो ये है। अब सर बात ये है कि इस ट्रेड की आपकी एसएल कहां पे होगा? ये जो सपोर्ट लेवल है नीचे वाला तय इसकी, इससे भी 20 पिप कम से कम नीचे 2 पॉइंट गोल्ड के, ये एसएल होगा आपका। आपकी टीपी कहां पे होनी चाहिए? टीपी होगी आपकी जहां से आपने ट्रेड लिया वहां से ऊपर जो मैक्सिमम अब रेजिस्टेंस का पहला बड़ा मजबूत लेवल आ रहा है, यहां पे आपकी टीपी होगी जी। अब इसका कम से कम स्टॉप लॉस और टीपी की रिवार्ड टू रेशियो कितनी होनी चाहिए? 1 to 2%। लेकिन आप देखें यहां पे तो इस पिक्चर में यहां से आपने बाय की ट्रेड ली और ये आपका स्टॉप लॉस है नीचे। बाय की ट्रेड लेने से स्टॉप लॉस का फासला देखें कितना कम है, और बाय की ट्रेड लेने वाली जगह से टीपी का फासला, अगर टीपी हिट हो जाती है, देखें ये कम से कम 2 गुना नहीं है, 3 गुना बन रहा है कम से कम भी। तो मिनिमम जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो होनी चाहिए ना, मैंने पहले भी बताया, वो 1:2 लाजम मिलनी चाहिए, तब आपको ट्रेड लेनी चाहिए। बल्कि इससे ज्यादा भी प्रॉफिट ले सकते हैं आप। जैसे यहां पे आप क्या तरीका है देखिएगा, ट्रेड मैनेजमेंट आपको बताने लगा हूं। पहली बात तो यह है कि ये बाय की ट्रेड फर्ज करें आपने ली थी, मैं लिख देता हूं 10 सेंट की मिसाल के तौर पे,
आपने ट्रेड लिया जी 0.10 की, 10 सेंट की। अकाउंट बड़ा था आपका, 10,000 का कम से कम था, और करेंसी के ऊपर आपने ट्रेड लिया है। या आपका $2,000 का अकाउंट था और 1% रिस्क लिया हुआ है, आपने 10 सेंट की ले लिया, किस पे? गोल्ड के ऊपर। तो अब जैसे ही ये ट्रेड आधे रास्ते पे जाए ना, आधा रास्ता कहां पे बन रहा है? ये यहां पे टीपी का आधा रास्ता। अब आप देखें ये अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गई है ना। मतलब प्रॉफिट अगर ये इधर जाती तो यहाँ पे होना था $100, तो आधे रास्ते पे $50 तो दे रही है ना प्रॉफिट। यहाँ पे इसने $100 मिसाल के तौर पे देना था। तो आपको क्या करना चाहिए कि यार ये जो $50 आ रहे हैं ये प्रॉफिट है ना, आपको इस $50 में से ज्यादा प्रॉफिट ले लेना चाहिए। कैसे ले लेना चाहिए? ट्रेड तो चल रही है आपकी, आप इस तरह करें भाई, इसमें से एक बड़ी ट्रेड 10 सेंट में से यहां पे आप इस तरह करें, 70 से 80% जो अपनी ट्रेड है ना उसको क्लोज कर दें। क्लोज कैसे? आप फर्ज करें इसमें से 7 सेंट की ट्रेड क्लोज कर दें। 10 सेंट की ट्रेड लगी हुई है ना, 0.07 या 0.08 आप लिखें, मॉडिफाई में जाके क्लोज पे जाके ऊपर वो क्लोज कर दें। अब उस क्लोज जो आपने ट्रेड की है उसका जो भी प्रॉफिट बनता था वो भी आपके अकाउंट में चला गया हुआ है। बाकी ट्रेड आपकी जो चल रही है अब रह गई है 0.02 या 0.03। ऐसा ही है ना, अगर आपने 80% क्लोज कर दी है तो आपकी ये 0.02 चल रही है। अगर आपने 70% क्लोज कर दी है तो फिर आपकी ये चल रही है। अब इस ट्रेड का जो चल रही है थोड़ी रह गई है 20 से 30%, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे? रिमेनिंग ट्रेड का आप स्टॉप लॉस यहां से नीचे से उठाएं। पहले ये नुकसान में लगा हुआ था ना, अब इसको उठा के यहां पे ऊपर जहां से आपने ट्रेड ली थी इससे थोड़ा सा ऊपर ले आए, स्टॉप लॉस को मूव कर दें। अब आप देखें ट्रेड आपकी यहां पे ही चल रही है, इधर ही स्टॉप लॉस ये आ गया है जी प्रॉफिट के अंदर, और अब आप टीपी यहां पे ही रहने दें। अब क्या होगा? या तो आपकी टीपी हिट हो जाएगी, ये ऊपर गई यहां से आपकी टीपी हिट हो गई। टीपी हिट हुई तो जो ट्रेड आपकी चल रही थी इसका जो भी प्रॉफिट था यहां से यहां तक पूरा मिल गया प्रॉफिट आपको। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, प्राइस नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करेगी, आपकी ट्रेड कट जाएगी, तो लॉस तो फिर भी नहीं हुआ। यहां पे जितना इस ट्रेड का प्रॉफिट बना था वो तो आपको फिर भी मिल गया, और आपका पहले ज्यादा प्रॉफिट आप ले चुके हुए हैं। तो ये इसे कहते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? देखें आज के सेशन में आपको ट्रेड मैनेजमेंट का इससे ज्यादा समझ नहीं आएगी। ये जिस वक्त आप इसको समझ के वीडियो दोबारा देख के जब आप रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड लगाएंगे ना मंडे को, वहां पे मैनेज करेंगे तो आपको समझ लगेगी। अगर समझ ना आए तो आप शोएब साहब को, मिस रुबाब को या मुझे या कोई भी सीनियर बंदा जो है उससे आप पूछेंगे तो वो आपको पूरा तरीका फिर दोबारा समझा देंगे। अदरवाइज जो अगले एडवांस सेशन होने हैं उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ये भी पूरा प्रॉपर लाइव दिखा देंगे कि कैसे करना है। ठीक है जी। तो फिलहाल ट्रेड मैनेजमेंट के लिए इतना ही। आज का सेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अब रियल अकाउंट का डिसीजन आपने खुद करना है। ठीक है, बना लें, हम सपोर्ट करेंगे आपको, शोएब साहब भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी जो स्टाफ है सेल्स के वो भी आपके जानने वाले जो हैं, ठीक है, वो भी सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे आपको। और इसके अलावा जो अगले नॉलेज हैं वो भी हम फ्री में सिखाएंगे आपको। ठीक है, जैसे अभी ये बेसिक सीखा है आपने लाइव सेशंस में, इसी तरीके से हम आपको एक नया टाइम थोड़ा सा आगे चल के बता देंगे जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करना शुरू कर देंगे कि भाई अब आप एडवांस जो नॉलेज है जो इससे थोड़ा सा अगला है, जो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव कर देगा, और ज्यादा प्रॉफिटेबल बना देगा, उसके भी सेशंस का आपको वक्त के साथ साथ टाइम मिलता रहेगा, आप उसमें ज्वाइन होते रहेंगे और ऐसे ही आप सीख के अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को मजीद बेहतर करते जाएंगे।
और एक टाइम आएगा आगे चल के कि यही काम आप खुद भी करना शुरू कर देंगे अपने लोगों के लिए, अगर आपकी वजह से कोई टीम बनेगी। तो ये सिलसिला आपने खुद डिसीजन करने होते हैं वक्त के साथ साथ। ठीक है सर, अपना ख्याल रखें। और सॉरी, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ जी। अब आज के क्योंकि लास्ट सेशन है ये बेसिक का आपके बैच का, तो आज तक जो भी 5 सेशन हो चुके हैं अभी तक के, जो भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। माइक ओपन कर लें अपना, और मैं अवेलेबल हूँ जी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं।